गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है व्हाट फॉर यूपीएससी में। और आज है 18 दिसंबर 2025। तो आज का जितना भी करंट अफेयर न्यूज़पेपर में है, इम्पोर्टेंट वाला न्यूज़पेपर जो भी करंट अफेयर में इम्पोर्टेंट है उसको आज डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यही है साथी बिल, है ना। इसमें जो भी पॉलिटिकल एंगल होगा उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। यूपीएससी के प्रीव्यू में जो भी इम्पोर्टेंट है उसी को सिर्फ हमें डिस्कस करना है। और चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना, है ना। तो इस साथी बिल है, अभी बिल प्रेजेंट हुआ है जिसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल। एटॉमिक एनर्जी पे ही है, न्यूक्लियर एनर्जी पे ही फोकस वाला ये वाला बिल है। इस बिल में ये लोकसभा को दिसंबर में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये 18 दिसंबर को आज होगी यहाँ पे राज्यसभा में, है ना। तो ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या क्या मेजर प्रोविजन है, ये मेजर प्रोविजन है वो हम अभी देखते हैं। प्राइवेट सेक्टर जो इसको एंट्री दिया गया है एटॉमिक एनर्जी में, न्यूक्लियर एनर्जी में, वो लाइसेंस ऑब्टेन कर सकता है। किससे कर सकता है? एटॉमिक एनर्जी एंड रेगुलेशन बोर्ड, ए ERB, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड, है ना। ये इंपॉर्टेंट बोर्ड है, स्टैट्यूटरी बोर्ड है। कौन से साल में हुआ है, किसके अंदर आता है, वो आपका होमवर्क है। अब उसको कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताएं, है ना। न्यूक्लियर पावर प्लांट को ये रेगुलेट करता है। पहले वो गवर्नमेंट के थ्रू रेगुलेट हुआ करता था, है ना। अभी आप देख सकते हो। और ये सिविल लिबर्टी लायबिलिटी रिफॉर्म जो आया है, इसमें जो सिविल लायबिलिटी होगी वो डिसाइड किया गया है। सिविल लायबिलिटी इसमें किसके ऊपर है अभी हम देखते हैं। इसमें रिमूव कर दिया गया सेक्शन 17B, जो सप्लायर की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई करती थी। जो भी अगर न्यूक्लियर एनर्जी से जो भी रिलेटेड एक्सीडेंट था, उसे जैसे उसके पेटेंट डिफेक्ट हो गया, उसके इक्विपमेंट डिफेक्ट हो गए, तो उसमें सीधे सप्लायर की डायरेक्ट लायबिलिटी आती थी। और जो फुल लायबिलिटी ऑन ऑपरेटर आ गया यहाँ पे, है ना। जो सप्लायर थी, an operator can pursue supplier via private contract, राइट टू रिकोर्स ऑप्शनल, है ना। राइट टू रिकोर्स ऑप्शनल हो चुका है। और कंपनसेशन स्ट्रक्चर, रैशनलाइज एक्सीडेंट पेमेंट, अगर कोई न्यूक्लियर एनर्जी से कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसमें जो कंपनसेशन होगा उसको लायबिलिटी रैशनलाइज की कर दी गई है। जो ऑपरेटर्स लायबिलिटी अलायंस फिट, ऑपरेटर्स लायबिलिटी विद इंटरनेशनल कन्वेंशन, है ना। कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन उसमें हो चुका है। और रेगुलेटरी चेंजेस क्या क्या है, स्ट्रीमलाइन कर दिया है। लाइसेंसिंग की प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर दिया है। और स्मॉल मॉड्यूलेटर रिएक्टर, ये गाइस अभी यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, साइंस और टेक के पोर्शन में। इसको आप देख लीजिएगा, अपना एक स्टैटिक नोट्स भी इसको कवर कर लीजिएगा होमवर्क के फॉर्म में। अभी इस बिल का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? अट्रैक्ट डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करना है। और 100 गीगावाट की जो एटॉमिक न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी से हमें 100 गीगावाट तक जनरेट करना है। कब तक? 2047 तक, है ना। और हमारा जो नेट कार्बन इमिशन का जो नेट जीरो हमने टारगेट किया 2070 तक, वो उसको पे पहुंचना है। और जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी उसको हमें रिड्यूस करना है ना। ये सब थोरियम रिजर्व का है, उसको हमें लेवरेज देना है। ये सब इसकी बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। और यूपीएससी के किस पोर्शन में सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे पेपर 2 में होगा फेडरलिज्म एज टॉपिक, जो कि एटॉमिक एनर्जी कॉन्करेंट लिस्ट में आता है कि स्टेट लिस्ट में आता है और यूनियन लिस्ट में आता है, वो सब आप देख लीजिएगा। फिर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स इसकी क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है इन लेजिस्लेशन। फिर पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है एनर्जी सिक्योरिटी, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन और इंडियनाइजेशन, भारत स्मॉल रिएक्टर। जैसे मैंने आपको बताया, तो भारत स्मॉल रिएक्टर इंडिया का भी नया इनिशिएटिव है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, है ना। तो ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में, स्ट्रेटेजिक सेक्टर कितने कितने तरह के स्ट्रेटेजिक सेक्टर है ना, वो सब आप बता। ये आपका भी होमवर्क रहेगा, इंटरेक्टिव पोर्शन रहे है ना। तो इसको भी आप देख लीजिएगा। ये हमारा एक मेजर पोर्शन हो गया कंप्लीट। और सेकंड है, ये सुप्रीम कोर्ट ने वो कम यहाँ पे फटकार लगाई है ना गवर्नमेंट को। बट ठीक है, उतना हमारा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। CAQM हमारा कमीशन न्यूज में था, और ये कमीशन का फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, है ना। तो ये कमीशन न्यूज में था, तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। ऑर्डिनेंस के थ्रू पास हुआ था। ऑर्डिनेंस कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? गवर्नर का बताएगा और प्रेसिडेंट का बताएगा, है ना। कौन कौन से किस आर्टिकल के थ्रू ये लोग अपना ऑर्डिनेंस पावर यूज कर सकते हैं।
ऑर्डिनेंस पावर यूज कर सकते हैं ना। फिर ये इनका सब्सिक्वेंट एक्ट आ गया, ऑर्डिनेंस के थ्रू ये वाला एक्ट पास किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है। कितने इसकी कंपोजिशन है, एक चेयरमैन होंगे, 6 मेंबर्स होंगे और 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे। कौन होंगे, वो मिनिस्टर लेवल के होंगे। इन्वायरमेंट मिनिस्टर होंगे, हेल्थ मिनिस्टर होंगे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होंगे, पावर मिनिस्टर इसके एक्स ऑफिशियो चेयर मेंबर्स होंगे, है ना। और यानी कि टोटल हुए 11 मेंबर्स हुए, यानी कि कंपोजिशन में हमेशा 11। कैसे, पहला एक चेयरमैन हो गया, 6 मेंबर्स हो गए और 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हो गए। वो भी कौन होंगे, मिनिस्टर्स होंगे। इसके इन्वायरमेंट मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और पावर के मिनिस्टर। जुरिस्डिक्शन क्या होगा, एनसीआर रीजन, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी पर एंड एडजॉइनिंग एरियाज, है ना। जो भी उसके आसपास वाले एरिया आता है, पावर क्या है, कोऑर्डिनेट करेगा, इश्यू डायरेक्शन करेगा, एनफोर्स स्टैंडर्ड करेगा और पेनल्टी भी इम्पोज किया जा सकता है अप टू 1 करोड़ और फाइन, और 1 करोड़ की फाइन और अप टू 5 इयर्स की जेल भी कर सकता है। मेन इसके फंक्शंस क्या है, प्लान करता है एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट का, है ना। एयर क्वालिटी का इंप्रूवमेंट करेगा और रिसर्च करेगा, मॉनिटर करेगा, स्टेबल बर्निंग की मोनेटाइजेशन मॉनिटरिंग करेगा। फिर व्हीकल इमिशंस देखेगी, क्या उसके स्टैंडर्ड्स आएगा, नॉर्म आएगा, वो सब देखेगा। सिग्निफिकेंस क्या है, यूनिफाइड कमांड हो गया। अब जो एनसीआर रीजन हो गया, वहां पे पोल्यूशन एक स्टैंडर्ड अथॉरिटी बैठ गई कि वो सब चीज इस चीज को रेगुलेट करके देखेगा। तो वो भी कौन देखेगा, CAQM ही देखेगा, है ना। तो ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी, है ना, स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि ऑर्डिनेंस के थ्रू पास हुई थी, है ना। फिर ये होगा। और ग्रैप अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है guys, है ना। ये इसी के स्टैंडर्ड के थ्रू वहाँ दिल्ली में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो हम वो देखते हैं। और एक ग्रैप का फॉर्म होता है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। कब आया था, 2017 में आया था। किन्होंने लेके आया था, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लाया था। और 2023 में इसमें इस एक्ट में कुछ रिविजन की गई थी। कुछ नहीं है, एक तरह के स्टैंडर्ड है। ग्रेड, जैसे यहाँ पे ग्रेडेड है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स होता है। जैसे ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। और ग्रेड 4 को यहाँ पे कैटेगरीज वाइज में डिवाइड कर दिया गया, कैटेगरी 1, 2, 3, 4, स्टेज 1, 2, 3, 4, है ना। और वो भी किस लेवल में होगा, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स इस रेंज के थ्रू अंदर आता है तो ये रिस्ट्रिक्शंस इसमें लगाए जाएंगे। जैसे कि अगर स्टेज 1 का, जैसे एयर क्वालिटी पुअर की कैटेगरी में, तो उसमें क्या करेगा, डस्ट कंट्रोल किया जाएगा, नो कोल यूज इन इंडस्ट्रीज होंगे, है ना। जैसे स्मॉग के मशीन, जो वाटर कैनन्स होंगे उसको ब्लॉक किया जाएगा, है ना। डस्ट कंट्रोल वैसे किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन को भी रोका जा सकता है सब्सिक्वेंट लेवल में। स्टेज 2 में देखा जाएगा तो बैन डीजल के भी जितने भी मशीन होते हैं उन सबको बंद किया जाएगा, है ना। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाया जाएगा। जिस भी उनके स्टैंडर्ड 3 में क्या किया जाएगा, जो कंस्ट्रक्शन है उसको स्टॉप किया जाएंगे, जो ट्रक्स होंगे उनको बैन किए जाएंगे, वो भी नॉन एसेंशियल ट्रक्स को बैन किया जाएगा। और इवन फॉर्मूला लाया जाएगा यहाँ पे कार के लिए। और स्टेज 4 में अगर AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका 450 के पार हो जाता है तो स्कूल को भी क्लोज कर दिया जाएगा, वर्क फ्रॉम होम कर दिया जाएगा, फुल बैन ऑन नॉन सीएनजी व्हीकल्स कर दिया जाएगा। अभी दिल्ली में हाइब्रिड मेथड से चल रहे हैं ना। और वर्क फ्रॉम होम आज 2018 में, सॉरी हाँ, 18 दिसंबर 2025 में क्या कर दिया गया है, जो मिनिस्ट्रीज है ना, उन लोग ने बोल दिया आप 50% कैपेसिटी में आप काम करें और वर्क फ्रॉम होम की प्रमोट करने की कोशिश किया गया। इवन गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट यानी कि प्राइवेट सेक्टर्स दोनों में दिल्ली में, है ना, ये आज से लागू हो गया वहां पे। अब कितना ग्राउंड रियलिटी हो उसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ऑन पेपर तो ये आज ही से लागू हो चुका है ना। फिर वही टारगेट है, क्या टारगेट है ये ग्रैप का, जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट है उसके एक्टिविटी बेस में AQI के प्रीव्यू में ये यहाँ पे ये स्टैंडर्ड सब सेट किया जाएगा, कौन फोर्स किया जाएगा। यहाँ पे फाइन फॉर वायलेशन भी किया जा सकता है। कौन करेगा, तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, ये सब कमीशन करेंगे। तो ये आपका हो गया सेकंड न्यूज कंप्लीट। जो सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज था। और न्यू ऑर्डर, हेडलाइन है न्यू ऑर्डर फॉर एजुकेशन मैपिंग द रोड अहेड। कुछ नहीं है, जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसी के सपोर्ट में एक और बिल आया है हमारा, जैसे विकसित भारत शिक्षा अधिनिष्ठान, है ना। ये एक तो बिल आया है। ये बिल आया है, किसने कब लेके आया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटे ग्रेड के एग्जाम है तो आप बस ये याद रखें, है ना। धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है ना।
तो उन्होंने ये अप्रूव किया है। और ये इस एक्ट के थ्रू क्या होगा, जो यूजीसी होगा, एआईसीटीई होगा और एनसीटीई, ये नॉर्मल है। यूनिफॉर्म ग्रांट कमीशन हो गया, फिर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स ट्रेनिंग, ये 3 एक्ट को रिपील कर दिया गया। और इन तीनों एक्ट को, है ना, आपको इस एक्ट के अंदर थ्रू समान कर दिया गया है सबको। इस एक्ट के थ्रू अंडर ज्वाइन कर दिया गया है ना। क्या स्ट्रक्चर होगा, एपेक्स बॉडी होगी। ये एपेक्स बॉडी होगी, कितने 12 से 13 मेंबर लोग के होंगे, चेयरमैन होंगे और एक्सपर्ट मेंबर होंगे जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। फिर 3 इंडिपेंडेंट काउंसिल होगी, रेगुलेटरी काउंसिल होगी, फिर एक्रेडिशन काउंसिल होगी और स्टैंडर्ड काउंसिल होगी। रेगुलेटरी काउंसिल क्या करेगी, एनफोर्स करेगी सिंगल विंडो, फिर टेक्निकल ड्रिवन अप्रूवल्स प्रोवाइड करेगी। एक्रेडिशन काउंसिल क्या करेगी, आउटकम बेस्ड एक्रेडिशन देगी इंस्टीट्यूट्स को, जैसे कि NAAC, यहाँ पे BA++ होता है या AA++ होगा, AB++ ऐसे करके एक्रेडिशन दी जाती है इंस्टीट्यूट को उनके काम के हिसाब से। और स्टैंडर्ड काउंसिल होगा जो मिनिमम एकेडमिक स्टैंडर्ड होना चाहिए इंस्टीट्यूशन को, वो इंक्लूड करेगा। और इसमें स्कोप में क्या है, कौन कौन से इसके प्रीव्यू में आएंगे, और जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होंगे मेडिकल और लीगल को छोड़ के, और जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट होंगे जैसे IITs हो गए, IIM हो गए और NITs हो गए, ये सभी इनकी प्रीव्यू में आएंगे। क्या फंक्शन दी गई है, ग्रेटर ऑटोनॉमी दी गई है, फेसलेस रेगुलेशन दिया गया है, और स्टूडेंट ग्रीवेंस रेड्रेसल, प्लस इसमें पेनल्टी प्रोविजंस भी ऐड किए गए 10 लाख से लेके 2 करोड़ तक के। एक्सक्लूजन क्या 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 है, नो फंडिंग पावर दी है इसमें। ये जो इस एक्ट के थ्रू जो कमीशन बैठेगा उसके पास फंडिंग पावर नहीं होगी, लेकिन रेगुलेटरी पावर, फिर फीस को भी रेगुलेशन नहीं कर सकते। ये वाले एरिया में थोड़ा इनको ज्यादा पावर देना चाहिए था मेरे व्यू के हिसाब से। तो जो भी अभी यूपीएससी का इंटरव्यू देगा, इसको एज अ नेगेटिव पॉइंट भी मेंशन किया जा सकता है। और ये सब तो उसकी बेसिक प्रोविजंस है, मैंने जो आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्या है इसकी मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बस इसको अलाइन करना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू, यूनिफाइड होगा, ट्रांसपेरेंट रेगुलेशन आएंगी, और जो ओवरलैपिंग हुई करती थी ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस की, है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। 3 ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में कोई भी क्लैशेस हुआ करते थे, जैसे कि एजुकेशन हो गया, करिकुलम हो गया, फंडिंग हो गया, फिर पेनल्टीज का हो गया। तो इन सब के बीच में जब भी ओवरलैप होता था, अब उसको खत्म कर दिया गया है इस एक्ट के आने के बाद, है ना। जब ये एक्ट आज बन जाएगा, अभी बिल है, एक्ट बन जाएगा तो वो हो जाएगा। और फिर प्रमोट क्या करेगा, एक्सेलेंस करेगा, इनोवेशन करेगा, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी करेगा, टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन इनिशिएटिव है, स्टूडेंट सेंट्रिक रिफॉर्म्स आएंगे इसमें, है ना। और कंसर्न क्या है, सेंट्रलाइजेशन, फिर सेंट्रलाइजेशन, एरोड फेडरलिज्म, बस वही है। जितने भी इंस्टीट्यूट थे अलग अलग लेवल में काम करते थे, उनके मेजर सेंट्रलाइज पैनल में लेके आ गया। फिर यहाँ पे सेंटर स्टेट इश्यू में भी क्लासेस आ जाएंगे, या जो कि यूनियन लिस्ट में ये वाली एंट्री आती है, ठीक है। और लिमिटेड स्टेट रोल हो गया, अब स्टेट रोल इसमें भी लिमिटेड हो गया, पोटेंशियल ओवररीच आ गए, है ना। ऐसा देखा जा रहा है। अब ये यूपीएससी के कौन से, देखिए, प्री में तो इसके आपके प्रोविजंस पूछे जा सकते हैं। और जब मेंस की बारी आती है तो मेंस में एजुकेशनल रिफॉर्म आ गया, फिर फेडरलिज्म से रिलेटेड आ गया, पार्लियामेंट्री प्रोसेस में आ गया, कैसे कैसे बिल पास हो सकता है, एक्सेट्रा। और पेपर 3 में आ गया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो गया और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस की, ये सब मेजर हेडिंग्स के थ्रू इसमें क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, तैयार किया जा सकता है। Guys, मैंने जैसे आपको कहा, ये हमारा चैनल है व्हाट फॉर यूपीएससी। आप अपडेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, है ना। और आप देख सकते हैं यहाँ पे डेली बेसिस में करंट अफेयर की वीडियोस आता है, करंट अफेयर हो गया, स्टैटिक क्वेश्चन यहाँ पे आ गए, है ना। और यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री के भी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। कमेंट ये करें कि आपको क्या क्या अच्छा लग रहा है, क्या क्या नहीं, है ना। और अगर आपको हमारी एफर्ट्स अच्छी लगती है तो आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। अब ये नेक्स्ट टॉपिक ये है, मुझे ये लगता है ये वाला टॉपिक आ सकता है आपके ऐसे वाले पोर्शन में, है ना। एज अ टॉपिक है ये उठाकर पूछ सकता है, इन शिफ्टिंग ग्लोबल लैंडस्केप इंडियाज ह्यूमन कैपिटल इज की, है ना। तो ये एक बेसिक फैक्ट है, जो इंडिया का एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आजादी से लेके एट प्रेजेंट तक, उसका कुछ है। पॉपुलेशन उस समय ये हुआ करती थी, है ना, 34 करोड़ उस समय, 3.4 करोड़ उस समय पॉपुलेशन, 34 करोड़ उस समय पॉपुलेशन थी। अब वो हो चुकी है 1.4 बिलियन हमारी पॉपुलेशन। लिटरेसी रेट क्या होती, 14% थी, अब 80% है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस समय 32 ईयर्स की हुई करती थी, एट प्रेजेंट 71 ईयर्स आप मान सकते हैं, है ना, एवरेज। और यूनिवर्सिटी उस समय सिर्फ 17 थे, आज 1100 से ज्यादा
यूनिवर्सिटीज है, कॉलेज उस समय 600 तक के थे, आज मोर देन 45,000 हमारे पास यूनिवर्सिटीज है। स्कूल्स हमारे पास अराउंड 1.40 lakhs के थे, है ना, 1.4 lakhs के थे, अब 1.5 millions के हैं। हायर एजुकेशन एनरोलमेंट क्या था, लेस देन 1% था, और अभी 28% है, जिसमें फीमेल की कंट्रीब्यूशन मेल से ज्यादा है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में। सबसे पहले फोकस क्या था, पहले हमारा एक्सेस में ज्यादा फोकस था कि लोगों को एजुकेशन मिल जाए, अब वो एक्सेस की जगह एक्सीलेंस हो चुका है। स्केल में था, स्केल में हम पहले अब स्केल में वो स्केल हम क्वांटिटी की जगह अब हम क्वालिटी में भी फोकस कर रहे हैं, प्रिविलेज की जगह अब हम एंटाइटलमेंट में फोकस कर रहे हैं, है ना। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, जिससे वो ह्यूमन कैपिटल में फॉर्मेशन के रिजल्ट में आउटपुट प्रोवाइड करे, और किस तरह में इनोवेशन करे, डेमोक्रेसी में हेल्प करे, और सोशल कोहेजन सोसाइटी में मेंटेन करके रखे। ग्लोबल ट्रेंड क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड स्कूल फाउंडेशन 85 से 90% जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है 6 साल तक का हो जाता है, तो वो लर्निंग गैप जो है उसको कोप अप करने के लिए मदद करे। और यहाँ पे ग्लोबल एसेंस आप कहाँ से ले सकते हैं, जापान से ले सकते हैं, जो यूनिवर्सल स्कूलिंग हो गया, फिर टीचर्स प्रेस्टीज होगा, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है। जापान की एजुकेशनल मॉडल को हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस की तरह यूज किया जा सकता है। फिर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को फॉलो करना है ना। जैसे एआई को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज में यूज कर सकते हैं, हेल्थ में कर सकते हैं, क्रॉस मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को भी फॉलो कर सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई है कि आप स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं, है ना। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट को भी मौका दिया गया है यहाँ पे। फिर टेक्नोलॉजी एज एन एनेबलर भी हो गया, टेक्नोलॉजी को आप हाइब्रिड लर्निंग कर सकते हैं। फिर कॉग्निटिव आउटसोर्सिंग की जा सकती है, प्रिपेयरिंग द यूथ फॉर कॉम्प्लेक्सिटी के बियॉन्ड जॉब की तरफ प्रिपेयर किया जा सकता है, फॉर उनका जो मेंटल रेजिलियंस है, एम्पैथी के लिए, फिर प्लूरलिज्म के लिए, सब चीज के लिए हेल्प किया जा सकता है। ग्लोबल कोऑपरेशन विद इक्विटी इक्विटी के साथ, है ना। रिवाइविंग तक्षशिला और नालंदा को भी उन मॉडल को रिवाइव किया जा सकता है ना। ये सब है। अफोर्डेबिलिटी हो, अवॉइड इनइक्वालिटी, है ना। कोर इंपेरेटिव इनके यही है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है सच एज द एक्सेस, इक्विटी और एक्सीलेंस, उसको फंडामेंटल राइट है, इसको हम लोग लेटर प्लस स्पिरिट दोनों में हम फॉलो कर सकें, है ना। ये इस मेजरली आर्टिकल में डील किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही है, देखिए मनरेगा वाले एक्ट को ये नए नाम से चेंज कर दिया गया है, तो बस इसमें जो भी पॉलिटिक्स है उस पॉलिटिक्स के हमें हमें नहीं पढ़ना है ना। जो भी वो हो रहा है उनका, हमें बस अपना यहाँ पे यूपीएससी का मेजर कंटेंट फॉलो करना है। मैं आपको कंपैरेटिव एनालिसिस यहाँ पे प्रोवाइड किया हूँ टेबल फॉर्मेट में, आपको समझने में आसान होगा। एमजी नरेगा कब आया था, 2005 में आया था, है ना। और ये वीबीजी आरएएमजी बिल है जो अभी पास नहीं हुआ है, वो 2025 का है। अब क्या है, पहले महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था, अब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण ग्रामीण के लिए फोकस है। तो ये इनका फुल फॉर्म हो गया। सबसे पहले लीगल स्टेटस अगर देखें, एमजी नरेगा क्या था, राइट बेस्ड एंटाइटलमेंट थी, पे जुडिशियबल गारंटी थी, वो अंडर आर्टिकल 21 के थ्रू अगर आपको यहाँ पे आपका अधिकार था कि आपको मनरेगा के थ्रू आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाएगी, है ना। यहाँ पे ऐसा सच वो नहीं है, यहाँ पे सप्लाई ड्रिवन कर दिया गया है। यहाँ पे पहले ये डिमांड ड्रिवन था, है ना, राइट बेस्ड डिमांड ड्रिवन यहाँ पे था। आप डिमांड करोगे तो आपको जॉब प्रोवाइड की ही जाएगी, ऐसा था पहले एमजी नरेगा में। बट अब ये सप्लाई ड्रिवन हो गया, नॉर्मेटिव हो गया। मतलब मान लीजिए अगर आपका एक्स अमाउंट ऑफ फंड है, और एक्स अमाउंट ऑफ फंड आपका अगर आपका पूरा खत्म हो चुका है, एग्जॉस्ट हो चुका है, तो उसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट, और उसके बाद अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पे मांगोगे तो आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड की जाएगी गाइस, है ना। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे आपका राइट था कि आपको मिलेगा, डिमांड ड्रिवन था। अगर आपका यहाँ पे एक्स अमाउंट जो बजट सैंक्शन हुआ था वो भी अगर एक्सप्लॉइट हो चुका, खत्म हो चुका, फिर भी यहाँ पे फंड आपको पुट की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे राइट बेस्ड एंटाइटलमेंट था आपका। वो राइट बेस्ड एंटाइटलमेंट की जगह सप्लाई ड्रिवन स्कीम हो चुका है आपका, है ना। एम्प्लॉयमेंट गारंटीज पहले कितने थे, पहले 100 दिन मिला करते थे, अभी 125 डेज मिलेंगे आपको, है ना, पर हाउस होल्ड पर ईयर। पहले क्या था, मैनुअल
अनस्किल्ड मैनुअल वर्क थे। अभी आप देखते हैं आगे क्या है। पहले फंडिंग रेशियो क्या था, 100% सेंटर्स के थ्रू आता था और थोड़ा बहुत स्टेट भी कंट्रीब्यूट करती थी, लेकिन यही था बेसिकली कि सेंटर ही 100% फंडिंग देगा। बट अब ऐसा नहीं है, स्टेट और सेंटर कंट्रीब्यूट करेगी, सेंटर करेगा 60% और स्टेट करेगा 40%। और अगर ये हिली स्टेट में आ गया, नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट में आ गया, तो सेंटर करेगा 90% और स्टेट करेगा 10%, है ना। तो ये है कि क्लैशेस पर जैसे यहाँ पे स्टेट में यानी कि ज्यादा बर्डन आ जाएगा, है ना। जीएसटी का कंपनसेशन जो सेस वहां पे था वो भी उन लोग को मिलने में इशू हो रही है अभी स्टेट लोग को, है ना। फिर यहाँ पे और इन पे एडेड बर्डन आ गया। टैक्स कलेक्शन का भी मेजर पोर्शन जो है स्टेट ही काम करती है, लेकिन उसमें ज्यादातर रेवेन्यू सभी सेंटर लेके जा रहा था। ऐसे इशू क्लासेस है। फिर मैंने आपको बताया डिमांड ड्रिवन है, फुल्ली डिमांड ड्रिवन है। वर्कर अप्लाई करेगा तो उसको 15 दिन में उसको आपको एम्प्लॉयमेंट देना ही पड़ेगा। पर मैंने आपको वही बताया, सप्लाई ड्रिवन है। सेंटर एलोकेट करेगी फंड को और वो भी स्टेट वाइज कैप करेगी, जहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत है उसके हिसाब से ऐसा देगी, है ना। तो बस यही है, यहाँ पे स्टे सप्लाई ड्रिवन हो गया और यहाँ पे फुली डिमांड ड्रिवन हो गया। फोकस किस में रहेगा, जैसे एमजी नरेगा क्या कहता है, अनस्किल्ड वर्क था, जिसमें जमीन खोदने का, अर्थ वर्क था, रोड बनाने का था, पॉन्ड बनाने का था। अब यहाँ पे क्या है, न्यू बिल में जो आया है वहां पे वाटर सिक्योरिटी होगा, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लाइवलीहुड होगा, क्लाइमेट मिटिगेशन होगा और एसेट क्रिएशन होंगे, है ना। तो ये सब ब्रॉडर प्रीव्यू किया गया है। यहाँ पे पेमेंट आपको कितना 15-15 डेज के अंदर आपको पेमेंट कर देना है। वो भी किस बेसिस में करेगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एग्रीकल्चर लेबर के हिसाब से आपको यहाँ पे डेली वेजेस मिला करते थे 15 दिन के अंदर। बट अब यहाँ पे क्या कर दिया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल लेबर की बेसिस में अगर आपको यहाँ पे आपके वेजेस मिलेंगे, है ना। पहले ओवरसाइट क्या किया जाता, यहाँ पे सोशल ऑडिट मैंडेटरी था, उसमें किसकी, ग्राम सभा का रोल दिया जाता था। यहाँ पे भी अभी भी एट प्रेजेंट सोशल ऑडिट मैंडेटरी है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ओवरसाइट प्रेजेंट करके दिया गया है। ग्राम सभा का क्या रोल है अभी एट प्रेजेंट इस एक्ट में देखेंगे, है ना। जैसे एक्ट लागू हो जाएगा इम्प्लीमेंटेशन में, फिर लायबिलिटी और गारंटी किसमें होगी, लीगल राइट होगी टू अनएम्प्लॉयड अलाउंसेस, देना ही पड़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस इफ वर्क इज नॉट प्रोवाइडेड। 15 दिन 15 डेज के अंदर अगर वर्क प्रोवाइड नहीं किया गया तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिया जाएगा। बट यहाँ पे न्यू बिल में ऐसा कोई एक्सप्लिसिट मेंशन नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट आपको अलाउंसेस मिलेंगे, है ना। 15 डेज वाला प्रोविजन भी नहीं है, टाइम वाला, बट सिमिलर प्रोविजन है, लेकिन ऐसा एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है कि आपको 15 डेज के अंदर ही मिलेगा और इसमें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। फिर परमिशेबल वर्क क्या है, लिमिटेड लिस्ट ऑफ वर्क थी, इंडिविजुअल बेनिफिट हो रही थी स्कीम से, उसमें स्कीम रिस्ट्रिक्टेड थे। अब वो रिस्ट्रिक्टेड स्कीम्स को एक्सपैंड कर देगा, जैसे इरिगेशन हो गया, वेल हो गया, फार्म्स हो गया, प्रोड्यूस हो गया, प्रायोरिटी एसेट क्रिएशन हो गए, जो रूरल एरिया में एसेट क्रिएशन के लिए काम आएगा वो, है ना। ये एक और हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ये आपका प्री में पूछा जा सकता है ना। इसके प्रोविजंस क्या है, तो मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई और डिटेल कवर करेगा, है ना। तो आपको हमारे चैनल में बहुत ज्यादा डिटेल में आपको हर एक चीज कवर की जाएगी, जिसमें आपका प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू हर एक पोर्शन आपका कंप्लीट होगा। अब आते हैं आपके दूसरे सेक्शन के इंपॉर्टेंट न्यूज में। आर्टिकल आया था एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, फ्रॉम सिडिक्शन टू यूएपीए, है ना। तो फिर मैंने इसको बस, इसमें से हम लोग जो स्टार्टिंग पोर्शन यूपीएससी की तरफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो देखा जा सकता है। जैसे सिडिक्शन लॉ क्या होता है इंडिया में, पहले जब आईपीसी थी तो आईपीसी की 124A के अंदर जो सिडिक्शन था उसको डिफाइन किया जाता था, लेकिन अब जब बीएनएस आ गया है, बीएनएस के सेक्शन 152 में ये डिस्कस किया जा रहा है। पहले 124A में डिस्कस किया जाता था आईपीसी के, अब वो बीएनएस के सेक्शन 152 में हो गया है ना। 152 124A को रिपील कर देंगे। आर्टिकल 124 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 क्या कहता है, है ना। ये आपका होमवर्क आप बताएगा कमेंट सेक्शन में, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। पहले क्या डिफाइन किया गया था सिडक्शन को, whomsoever excite और attempt to excite disaffection towards the government, उस पे सिडिक्शन लगता था। अब बीएनएस क्या कहता है, एंडेंजरिंग सोनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, है ना। तो जो भी इंडिया की सोनिटी यूनिटी और इंटीग्रिटी को डेंजर में लेके आएगा वो उस पर सिडिक्शन के चार्ज किया सकता है। यानी कि इसके टर्म को ब्रॉडर कर दिया गया है और थोड़ा वेग भी कर दिया गया कि
कैसे आप सोनिटी डेंजर में आ रही है वो आप कैसे डिफाइन करोगे, यूनिटी भी कैसे डेंजर में आ रही है वो कैसे डिफाइन करोगे, और इंटीग्रिटी भी कैसे डेंजर में आ रही है वो कैसे डिफाइन करोगे, ये आपको जानना है ना। ये इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का ही एब्सोल्यूट राइट आगे कि वही डिसाइड करेगा कि क्या होता है, क्या सोनिटी यूनिटी और इंटीग्रिटी को एंडेंजर कर रहा होगा, है ना। अब इसमें पनिशमेंट कैसे हो सकता है, लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकती है, फाइन हो सकता है, किसमें बीएनएस के थ्रू होगा, और सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, ये सब उतना जरूरी नहीं है। केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सिलेक्शन ओनली फॉर टू इंसाइट वायलेंस पब्लिक डिसऑर्डर, क्रिटिसिज्म फॉर गवर्नमेंट, क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट इक्वल टू सिडिक्शन, है ना। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस में अगर देखें तो क्या रीजनेबल, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, किसके लिए, सोनिटी के लिए और पब्लिक ऑर्डर के लिए, है ना, ठीक है। और फिर ये है एक करंट डेवलपमेंट जो आप देख सकते हैं ना, इसको आप पढ़ लीजिएगा, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ये केस स्टडीज और ये सब पढ़ सकते हैं, है ना। अभी पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अब देखिए यूएपीए और सिडिक्शन क्या है ना। पर्पस सिडिक्शन का एंटी डिसेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट, है ना, एंटी डिसेंट है, और यहाँ पे एंटी टेररिज्म है। एंटी टेररिज्म होता है तो यूएपीए का लगता है। बेल इसमें नॉर्मल सीआरपीसी के थ्रू बेल लग सकता है, और यहाँ पे यूएपीए जब लग जाता है तो बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट लॉज रहते हैं यहाँ पे, मिलना बेल मिलना बहुत ही मुश्किल होता है यूएपीए के थ्रू, है ना। यूएपीए के थ्रू आपको ना 180 डेज के बाद अगर चार्जशीट पुलिस फाइल नहीं कर पाती तो आपको डिफॉल्ट बेल मिल जाती है ना। लेकिन ये तभी मिलेगी जब 180 डेज से ज्यादा हो गए और आपके अगेंस्ट कोई चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, तो ही आपको यहाँ पे बेल मिलेगी। और भी प्रोविजंस होती है, लेकिन ये एक डिफॉल्ट बेल की कैटेगरी में आ जाता है कि जो आपको अरेस्टिंग डिटेंशन अथॉरिटी है, जैसे कि पुलिस हो गई, उन्होंने अगर आपको डिटेन किया और 180 डेज में अगर आपको आपके नाम से चार्जशीट फाइल नहीं की, कहाँ पे नहीं की, कोर्ट में नहीं की, तो आपको एक डिफॉल्ट बेल का राइट मिल जाता है यहाँ पे, है ना। तो ऐसा है, बस करंट ट्रेंड क्या है, सिलेक्शन के चार्जेस डिक्लाइन हो जा रहे हैं और यूएपीए के चार्जेस लगे जा रहे हैं। एक अभी बहुत ज्यादा पर्सन इंपॉर्टेंट है जिन पे यूएपीए के चार्ज लगाया गया है ना। 3 इडियट्स भी उन पे बनी हुई है, उनका नाम आप कमेंट कीजिएगा, है ना। तो उनके भी ट्रायल अभी चल रहे हैं। कौन सा पोर्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीएस2 में देखे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में आ गया, फिर फेडरलिज्म आ गया, जुडिशियल रिव्यू आ गया, कोलिनियल रूल्स इन लॉज इन डेमोक्रेसी, है ना, और डेमोक्रेटिक इंडिया। फिर पेपर 3 में देखें तो इंटरनल सिक्योरिटी, यूएपीए को, ये पीवाईक्यू ही है आपका, मिसयूज ऑफ द लॉ, टेररिज्म, है ना, टेररिज्म लेजिस्लेशन हो गया, ये सब देखा जा सकता है। फिर डिबेट है आपका यू सिलेक्शन, ये तो एक एवरग्रीन टॉपिक है, अगर ऐसे में भी पूछ सकता है ना, इन दोनों के बीच में क्लैशेस, इसको मॉडर्न मॉडर्न डे डेमोक्रेसी के लिए कर्स है कि क्या है ना, वो सब देखा जा सकता है, आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, बहुत ज्यादा फेमस है इंडिया फिर से, इसके बहुत ज्यादा न्यूज में है कि डोपिंग टेस्ट में इंडिया ग्लोबली फिर टॉप क्या है ना। अब डोपिंग होता क्या है, डेफिनेशन देखते हैं, है ना। यूज ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस और मैटर टू एनहांस परफॉर्मेंस, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सनल होते हैं, जैसे कि स्प्रिंट रेस, है ना, स्प्रिंट रेस मतलब अगर मान लीजिए 100 मीटर की आपको दौड़ है, इसमें अगर किसी को अनफेयर एडवांटेज चाहिए, तो जो भी वो अनफेयर एडवांटेज लेगा, या तो कोई ड्रग्स लेगा या तो कोई और मेथड अपनाएगा, है ना, जैसे कि इनहेलर यूज कर लिए या कुछ और सब्सटेंस ले लिए, या तो ब्लड इनटेक के लिए, जैसे आपकी आरबीसी डब्ल्यू, है ना, आरबीसी ज्यादा इनटेक कर लिया, स्टोर करके रख लिए थे पहले अपना आरबीसी, है ना, आरबीसी अपने स्टोर करके रखा, और जस्ट 5-6 घंटे या जो भी इसका शेड्यूल टाइम होगा इवेंट के पहले, आपने अपने बॉडी में आरबीसी की इंजेक्ट कर ली, यानी कि आप ना ज्यादा ऑक्सीजन आ गया आपके शरीर में, ज्यादा ब्लड आ गया, तो आपकी परफॉर्मेंस इनहेंस हो जाएगी। ऐसे ये सब मेथड्स होते हैं यूज करने के लिए। वही स्टेरॉइड यूज करना, फिर स्टिमुलेट्स यूज करना, ब्लड डोपिंग हो गया, मैंने वही आपको डब्ल्यूबीसी यूज करना, फिर जीन डोपिंग होगी, जो भी होती होगी, ये प्रोहिबिटेड लिस्ट है जो वाडा लेके आती है ना। अब ये वाडा क्या है, WADA, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, कब हुई थी, 1999 में हुई थी। गवर्नमेंट इसके हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल में। क्या करती है, कोड फॉर्मुलेशन करती है, प्रोहिबिट लिस्ट लेके आती है कि कौन कौन सा सब्सटेंस प्रोहिबिटेड है, अनफेयर एडवांटेज पाने के लिए, अनफेयर अनफेयर एडवांटेज पाने के लिए, कहाँ पे, स्पोर्ट्स में, है ना। तो आप ये देख सकते हैं।
एक चार्ट भी दिया गया है ना, कि इंडिया की डोपिंग केसेस क्या है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है 2030 में। इतने ज़्यादा कंफर्म केसेस आए कि इतना ज़्यादा सैंपल साइज़ था एथलीट लोगों का, उसमें से इतने ज़्यादा लोग कंफर्म पाए गए, यानी कि 3.8% वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है ना? और ये हमारा नियरली प्रोग्रेस ही कर रहे हैं हम लोग, यानी कि डोपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है इंडिया में अनफेयर एडवांटेज पाने के लिए स्पोर्ट्स, है ना? स्पोर्ट्स सेक्टर में बस वही है ना? फंडिंग कहाँ से आती है? 50% गवर्नमेंट देगी, 50% ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल देगी। फिर हो गया। फिर वही है, क्या करती है, फिर मेन कोर्स क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर टेस्टिंग करेगी, थेरापेटिक यूज करेगी, और एग्जामिशन क्या है। फिर इंडिया स्टेटस क्या है, इंडिया सिग्नेचरी है 2009 से, है ना? और इसके थ्रू नाडा एक एजेंसी बनाया गया नेशनल लेवल में। नाडा एजेंसी क्या है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इन इंडिया। कौन से सोसाइटीज एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड है, कब रजिस्टर्ड, 2005 में रजिस्टर्ड हुई। फिर ऑटोनॉमस एजेंसी कब बनी, 2009 में बनी, है ना? फंक्शन इसकी क्या है, टेस्टिंग करती है, और इन और आउट कंपटीशन इसकी टेस्टिंग होती है ना? रिजल्ट मैनेजमेंट करती है, एजुकेशन करती है, एजुकेट करती है लोगों को। फिर इसकी लैब कहाँ है, न्यू दिल्ली में है ना? और टेस्टिंग इतने सारे सैंपल किए 2024 में। और बस यही है। पावर क्या क्या इशू बैन कर सकते हैं और अपील कर सकती है स्पोर्ट काउंसिल में। कुछ इंडिया के एथलीट्स है ना, बहुत ही ज्यादा फेमस एथलीट भी अभी इसके थ्रू बैन किए गए हैं कुछ साल के लिए। जैसे एक साल हो गया, 2 साल हो गए। इन सब इतने टाइम के लिए अगर ये लोग पॉजिटिव पा जाते हैं, इस केस में अगर ये लोग पॉजिटिव इनका रिजल्ट आता है, तो इन लोगों को ना बैन कर दिया जाता है ना? तो अगर आपको मन है, तो आप इंटरेस्ट है इसमें जानने में, तो आप देख सकते हैं कुछ फेमस एथलीट जो डोपिंग के केस में इंडिया में बैन किए गए हैं। न्यूज़ में आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। तो ठीक है गाइस, आज आ गए हैं हम अपने करंट अफेयर के एंड में, और हमने अराउंड 30 मिनट्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टैटिक करंट अफेयर प्लस स्टैटिक का जो लिंकेज होता है, उसके बेसिस में हमने अपने पूरे नोट्स को करंट अफेयर का आज का सम अप कर लिया गया है। तो वही चैनल है ये हमारा गाइस, व्हाट फॉर यूपीएससी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन करके ही रखें, सबसे पहले आपको आपको मिल जाए हमारे चैनल का नोटिफिकेशन। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें आपको क्या क्या चीज़ अच्छा लगा, और जितना भी मैंने होमवर्क दिया था उन सबको भी आप करके बताएं। शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को गाइस, और आपको मेहनत अगर अच्छी लगी तो आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। चलिए गाइस, बाद में मिलते हैं।